नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोग चैप्टर 14 तक देख चुके हैं। अभी देखेंगे चैप्टर 15 जो कि है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। जिस तरह से आप सेक्शन 154 में देख चुके हैं कि एफआईआर किस तरह से दर्ज होता है और एफआईआर कॉग्निजेबल केस में होता है। एफआईआर पुलिस लेने से मना कर दिया तो एसपी के यहाँ जाते हैं। एसपी भी एफआईआर दर्ज करने से मना किया तो कहाँ जाएं? तो आप कोर्ट में डायरेक्ट केस कीजिए, उसको बोलते हैं कंप्लेंट केस। और कंप्लेंट केस कॉग्निजेबल केस का भी होता है और नॉन कॉग्निजेबल केस का होता है। नॉन कॉग्निजेबल केस में हालांकि आपको डायरेक्ट कोर्ट में ही केस करना चाहिए ताकि वो कॉग्निजेंस ले ले। उसके बाद आप देखिए कि कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट में सेक्शन 200 से शुरू होता है, जिसमें कहता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट की कंप्लेनेंट का पहले एग्जामिनेशन होता है। जब आप पहले कंप्लेंट केस फाइल करेंगे, जो भी कंप्लेंट है वो लिख करके एफिडेविट पे फाइल करेंगे, वकालतनामा के साथ फाइल करेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट shall examine upon oath the complainant। मजिस्ट्रेट जो कि जिसको कि कॉग्निजेंस लेना है ना, वो क्या करेगा? एग्जामिन करेगा ऑन ओथ किसको? कंप्लेनेंट को। मीन्स उसको बोलते हैं सोलेमनी अफर्मेशन एंड द विटनेसेज प्रेजेंट। और कोई विटनेस है तो विटनेस को भी एग्जामिन करेगा इफ एनी। एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग। और सब्सटेंस जो है ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट। और वो क्या होगा? साइंड बाय द कंप्लेनेंट होगा। ठीक है। जो भी जज है वो लिखते हैं, मजिस्ट्रेट लिखते हैं, जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए और उसका जो आप आंसर दिया गया तो वो मजिस्ट्रेट लिखते हैं और उसको आपसे साइन कराते हैं। फिर मजिस्ट्रेट साहब भी उसको साइन कर देते हैं। और विटनेस से तो विटनेस का भी लिया जाएगा स्टेटमेंट। तो विटनेस का स्टेटमेंट लिया जाता है, उसको इंक्वायरी बोलते हैं। एंड ऑल्सो बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जो भी इंक्वायरी होगा उसमें भी विटनेस है वो साइन करेंगे एंड ऑल्सो बाय द मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट भी साइन उसमें करेंगे नीचे। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस। है ना। फॉलोइंग कंडीशन में कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। कौन सा? इफ ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग अप्रोप्रिएटली टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। और ए कोर्ट हैज मेड द कंप्लेंट। एक सरकारी पब्लिक सर्वेंट कोई कंप्लेंट किया है ना, कि मतलब ऐसे सरकारी ऑफिस में इस तरह से अपराध हो गया है, या कोई कोर्ट कंप्लेन किया है, कोई जज कंप्लेन किया है कि इस तरह से यहाँ सो अपराध हो गया है ना। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी किसी बंदे ने अपराध कर दिया है, तो इसमें क्या होगा कि ना तो मीन्स कंप्लेनेंट का ऐसे होगा, न विटनेसेस का इंक्वायरी होगा, डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा, है ना। दूसरा बात कहता है कि इफ द मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192, है ना। अनदर मजिस्ट्रेट को क्या करता है? इंक्वायरी और ट्रायल के लिए देता है। तो वह कोई जरूरी नहीं किसी भी केस में, तो जो मजिस्ट्रेट को मेक ओवर किया, मेक ओवर मतलब ट्रांसफर किया है केस को कि इंक्वायरी ट्रायल के लिए, तो वो वहाँ पर ऐसे करेंगे और इंक्वायरी करेंगे। ये मजिस्ट्रेट क्यों करने लग गए? फिर further provided further that if the magistrate makes over the case to another magistrate and under section 192 after examining the complainant the witness later magistrate need not re-examine them। ठीक है। कहता है कि if the magistrate make over the case to another magistrate and under 192 में make over का प्रोविजन है। आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट विटनेस, वहाँ उन्होंने
कंप्लेनेंट विटनेस का ऐसे इंक्वायरी हुआ रिस्पेक्टिवली द लेटर मजिस्ट्रेट, तो फिर बाद में मान लो जो मजिस्ट्रेट है उसी के मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल के लिए आ गया, तो वहाँ पर अगेन ऐसे और इंक्वायरी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद कहता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। जैसे कॉग्निजेंस कौन लेता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तभी कॉग्निजेंस लेगा जब वह सीजीएम द्वारा एम्पावर हो, लिखित में उसको पावर दिया गया हो। सॉरी। कहता इफ द कंप्लेनेंट इज मेड टू मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, तो क्या करेगा? मान लो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, उसने क्या कर दिया? इफ उसको कंप्लेंट मिला है तो क्या करेगा? इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग रिटर्न इट टू प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर कोर्ट विथ एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। वो लिख देगा कि स्वयं कोर्ट में भेजा जाता है बिकॉज दिस कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, है ना। तो इफ कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू प्रॉपर कोर्ट। कंप्लेंट राइटिंग में है तो ठीक है, तो वो प्रॉपर कोर्ट में रिटर्न जो कंप्लेंट है उसको भेज देगा, और रिटर्न कंप्लेंट वर्बल है तब भी वहाँ जाने को बोलेगा, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाइए। उसके बाद है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, एंड इशू ऑफ प्रोसेस। अब क्रिमिनल केस में क्या हो गया? क्रिमिनल केस में इशू ऑफ प्रोसेस ये हो गया कि कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद सम्मन इशू हुआ अपोजिट पार्टी को कि भाई आप ऊपर चार्ज है, आप डिफेंड करने के लिए आप आइए कोर्ट में, है ना। और उसके बाद वो आएगा तो हो गया इशू ऑफ प्रोसेस। जब भी कॉग्निजेंस से पहले लेगा उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस होगा, पहले ऐसे होगा इंक्वायरी होगा, उसके बाद कॉग्निजेंस लेगा, फिर इशू ऑफ प्रोसेस होगा। और 202 में कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। एनी मजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट of an offense of which he is authorized to take cognizance or which he has been made over to him under section 192 may, if he think fit, and shall, in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he is exercising his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused, and either inquiry into the case himself or direct the investigation to be made by a police officer by such other person as he think fit, for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding, है ना। अब इसको डॉट ही मजिस्ट्रेट को है तो क्या करेगा? पोस्टपोन कुछ समय के लिए रोक देगा इशू प्रोसेस, मतलब कुछ समय के लिए वो सम्मन नहीं भेजेगा। Any magistrate would on receipt of complaint of offence which he is authorized to take cognizance। ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट है उसके पास कंप्लेंट आया है, ही हैज बीन मेड ओवर, या उसके पास किसी ट्रांसफर हो गया है, तो मे इफ ही थिंक फिट एंड सेल इन केस वेयर द एक्यूज्ड इज रिसाइडिंग एट अ प्लेस बियॉन्ड द एरिया इन विच ही इज एक्सरसाइज हिज जुरिडिक्शन। जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो उसका जुरिडिक्शन नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा कि एक्यूज को नोटिस भेजना है। अब तो पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस, नोटिस भेजना थोड़ा बोलेगा कि बाद में भेजेंगे अगेंस्ट द एक्यूज, एंड इधर इंक्वायरी इनटू द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी अदर पर्सन, या इंक्वायरी खुद करेगा या पुलिस को बोलेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दो ऑफ सच अदर पर्सन एज यू थिंक फिट, या किसी और को बोलेगा कि इस घटना का रिपोर्ट दो फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, है ना, कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं, उसको मतलब उसको सम्मन भेजने के लिए, या जो भी वारंट है तो वारंट भेजने के लिए। प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड, मतलब नो इन्वेस्टिगेशन नहीं करने को बोलेगा, वेदर इट अपियर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो भाई इस नोटिस क्यों करेगा?
कॉग्निजेंस लेने के बाद ही कमिट करना है। कॉग्निजेंस लेने के बाद जो भी प्रोसेस हुआ वो ट्रायल का प्रोसेस हो गया। कॉग्निजेंस लेना बस एक इंक्वायरी और ट्रायल के बीच का बॉर्डर लाइन है। वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय ए कोर्ट, जहाँ की एक कंप्लेंट है जो नहीं हैज नॉट बीन मेड बाय ए कोर्ट, एक कोर्ट द्वारा नहीं किया गया है। कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय ए कोर्ट अनलेस द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट हैव बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर सेक्शन 200। तो उसमें क्या करेगा कि इन्वेस्टिगेशन that no such investigation shall be made where the complaint has not been made by court। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बोले unless the complainant witness have been examined on oath under section 200। मतलब ऐसे जब तक नहीं हुआ, जब तक इंक्वायरी नहीं हो, विटनेस का इंक्वायरी होता है, कंप्लेनेंट का ऐसे होता है, तो सोलमनी अफर्मेशन ऐसे और इंक्वायरी जब तक नहीं हुआ तब तक इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजेगा मैटर को थाना में। थाना में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है, कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट बोलता है कि सही है, अपराध हुआ है, तो क्या करता है तब इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब वारंट या सम्मन जो भी है भेजता है। वारंट कैसे वारंट भेजेगा, सम्मन कैसे सम्मन भेजेगा। वारंट सम्मन कैसे लगता है कि क्यों जाएगा नहीं तो साथ में वारंट भी भेज देगा। In inquiry under subsection 1, the magistrate may, if he think fit, take evidence of witness on oath। इन इंक्वायरी में क्या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, टेक एविडेंस ऑन ओथ, ओथ में एविडेंस को लेता ही है, इंक्वायरी बोलते हैं उसको, विटनेस को भी ओथ पर लेते हैं गवाह को। प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपियर टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। लगा कि ये मर्डर का केस यार एक कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल होना चाहिए। ही शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ। तो क्या होगा कि मतलब विटनेस को बुलाएगा और कंप्लेनेंट को बुलाएगा। कंप्लेनेंट कैसे होगा, विटनेस का इंक्वायरी होगा, उसके बाद कॉग्निजेंस लेगा, उसके बाद मैटर को ट्रांसफर कर देगा कहाँ, कॉग्निजेंस लेगा या कॉग्निजेंस लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टिगेशन कराएगा थाना से, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट भी देख लेगा, उसके बाद कॉग्निजेंस लेके कमिट कर देगा सेशन जज को। इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर इज मेड बाय पर्सन नॉट बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस अफसर से नहीं करता, नॉट बीइंग पुलिस ऑफिसर से करवा लिया है, तो ही शैल have for that investigation all the powers conferred by this court and office in charge of police station except the power of arrest without warrant। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन कर लिया, या तो अब इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो कॉग्निजेंस लेकर के और कमिट कर दिया सेशन जज के पास, और इन्वेस्टिगेशन करा लिया, ऐसे करा लिया, इंक्वायरी करा लिया, उसको लगा यार ये तो कहीं केस ही नहीं बनता है, तो क्या करेगा, तो कहता है 203 में कहता है dismissal of complaint if the considering the statement on oath, if the complainant and witnesses का इंक्वायरी हुआ, the result of inquiry investigation under section 202 the magistrate is opinion that there is no sufficient ground for proceeding, तो क्या करेगा, he shall dismiss the complaint and in every such case he shall briefly record his reason फॉर सो डूइंग, है ना, ऐसा करने का वो रीजन भी बता देगा। चलिए छोटा छोटा है तो या तो डिसमिस करेगा, नहीं तो कॉग्निजेंस लेगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है इशू है। अब पहले तो कंप्लेंट रिटर्न में जाएगा या मतलब ओरल जाता है, लेकिन आज तक ओरल गया ही नहीं। समझ लीजिए, अरे एफिडेविट दो, ये दो, वो दो, कोर्ट फी दो, और ये सब एफिडेविट में, और फिर वकालतनामा दो, वकालतनामा कोर्ट फी दो, एफिडेविट में कोर्ट फी दो, रिटर्न में तो हो नहीं पाता है, और ओरल में कौन कॉग्निजेंस ले रहा है, इसलिए वो रिटर्न ही कराता है और ओरल नहीं कराता। अनपढ़ भी रहता है वो अंगूठा लगाता है, ओरल सिर्फ यहाँ करने के लिए।
तो एग्जामिनेशन, आप जब कोई ने कंप्लेन लाया है तो पहले एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होगा जिसको एसे बोलते हैं, फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा जिसको बोलते हैं इंक्वायरी। फिर बोल रहा है कि ये दोनों चीज़ें नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब खुद ही कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेनेंट है, या कोई बड़ा अफसर है ना, पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी जैसे, तो उसमें क्या है, और उसके प्रति अपराध हो गया, किसी सिविलियन ने कर दिया, तो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेता है, कोई भी ऐसे और उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इफ मजिस्ट्रेट उसके बाद कहता है सेक्शन 201 में कि प्रोसीजर मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, तो बोल देगा कि भाई जहाँ कॉम्पिटेंट, मैं कॉम्पिटेंट नहीं, मेरे पास कंप्लेन नहीं करो, वहाँ कोर्ट में चले जाइए। उसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू प्रोसेस कहता है कि पुलिस हो सकता है इतना में कॉग्निजेंस ले करके और ट्रायल के लिए भेज सकता है कि चलो भाई ट्रायल के लिए कॉग्निजेंस ले लिया, अब ट्रायल के लिए कहाँ भेज देगा? प्रॉपर कोर्ट में भेज देगा। सेशन कोर्ट का है तो सेशन कोर्ट में भेज देगा, या खुद ही ट्रायल करना है, कॉम्पिटेंट है तो खुद ही ट्रायल करेगा। तो बोला कि यदि ऐसा उसको लगता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन होना इसमें जरूरी है पुलिस का, तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगा। और तब तक क्या होगा कि नोटिस इशू नहीं करेगा इसको, तब तक इशू कॉग्निजेंस ले भी लिया है गलती से, तब भी नोटिस इशू नहीं करेगा। किसको नोटिस इशू नहीं करेगा? नोटिस इशू अपोजिट पार्टी को नहीं करेगा कि भाई तुम एक्यूज हो, सो केस में आओ और डिफेंड करो, उसको बोलते हैं नोटिस इशू करना, या इशू ऑफ प्रोसेस बोलते हैं, तो नहीं करेगा। नॉर्मली होता क्या है कि पहले ऐसे होगा, फिर इंक्वायरी होगा, फिर पुलिस का रिपोर्ट मांगेगा, है ना, यदि अपराध का कोई केस है तो, और फिर क्या होगा कि कॉग्निजेंस लेता है, फिर क्या होगा कि कमिट कर देगा, ये ट्रांसफ़र कर देगा, सेम रैंक के करेगा, मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट ट्रांसफ़र हो गया। मजिस्ट्रेट यदि सेशन कोर्ट को कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसको हो जाएंगे मेक ओवर, फिर उसको नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कमिट, तो कमिट कर देगा, है ना। मर्डर वर्डर के कैसे तो कमिट करना पड़ेगा। उसके बाद कहता है या तो कॉग्निजेंस लेगा, किसके बाद? पुलिस आपने इससे कर लिया, इंक्वायरी कर लिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करा के रिपोर्ट ले लिया पुलिस से, तो या तो कॉग्निजेंस लो, नहीं तो डिसमिस कर दो। कॉग्निजेंस लोगे तो जो प्रॉपर कोर्ट है उसको ट्रायल के लिए बोलो, आप कॉम्पिटेंट हैं तो आप ट्रायल करो, और डिसमिस हो गया तो बस यहीं से कहानी खत्म। नेक्स्ट है चैप्टर 16 जो कहता है 204 इशू ऑफ प्रोसेस, है ना, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। अब इशू ऑफ प्रोसेस कब होता है? पहले ऐसे होगा, फिर इंक्वायरी होगा, फिर पुलिस रिपोर्ट आएगा, फिर कॉग्निजेंस लेगा, फिर प्रॉपर कोर्ट, सेशन कोर्ट का है तो सेशन कोर्ट में जाएगा, मेक ओवर होगा या कमिट होगा, उसके बाद होगा इशू ऑफ प्रोसेस। अब एक्यूज को बुलाओ भाई, अपना डिफेंड करो, नहीं तो ऐसे एक पार्टी सजा हो जाएगा। इस पार्टी क्रिमिनल केस में होता नहीं है, जब तक वो नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, तो क्या करना है? सम्मन इशू कर दो। बोलो सम्मन पे नहीं आ रहा, वारंट इशू कर दो, वारंट पे नहीं आ रहा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इशू कर दो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भोगड़ा घोषित कर दो, तब भी नहीं आ रहा। अच्छा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इशू कर दो, जितना कपड़ा वो पहने हुए है वो छोड़ करके सब कुछ उखाड़ के लिया, सब कुछ कोर्ट में अटैच कर दो, थाना उखाड़ के लिए आएगा। अब आप नंगू फंगू कहीं घूम रहे हो, अब तो आओगे। बोलो फिर भी नहीं आए तो जाने दो, ऐसे भी सजा उसको क्या दोगे? जेल में, जेल में तो बैठा के खिलाओगे, जेल से सजा इसी मिल रहा है, सारा प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठा और जेल से सजा मिल रहा है, जेल से बड़ा सजा उसको, और क्या चाहिए फिर? तो कहता है इशू ऑफ प्रोसेस, इफ इन द ओपिनियन ऑफ ए मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, है ना। कहता मजिस्ट्रेट को लगता है कि सब कुछ हो गया है, ऐसे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सब उसके पास आ गया है, अब सबको पढ़ने पर उसको लगता है कि मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, है ना, वो तो है ना, इस कॉग्निजेंस ले लिया, अब लगता है कि ट्रायल के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है, तभी कॉग्निजेंस लेता है। यहाँ कहते हैं कॉग्निजेंस लिया, अब सोचे नहीं,
पहले सोचता है कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड तो कॉग्निजेंस लेता है, नहीं तो डिसमिस करेगा। तो कॉग्निजेंस ले लिया है, उसके बाद अब क्या करेगा, सफिशिएंट ग्राउंड है तो कॉग्निजेंस ले लेता है, उसके बाद अब क्या करेगा, सम्मन इश्यू करेगा, इशू सम्मन फॉर द अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। सम्मन से बोलो नहीं आएगा, मैं नहीं आता, तो अच्छा तो वारंट इशू करे। वारंट क्या है दोस्तों, वारंट इशू होता है दरोगा को, थाना इंचार्ज को, और उसको अरेस्ट करके लाएगा। ही शैल इशू सम्मन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज, है ना। और दूसरा में वारंट, वारंट ही may issue a warrant if he think fit a summon for causing the accused to be brought, arrest and brought to appear at a certain time before such magistrate if he has no jurisdiction himself, some other magistrate having jurisdiction। तो वहाँ भेजेगा वारंट और वो वहाँ वारंट को सर्व कराएगा। उसके आगे क्या होगा दोस्तों, तो नो समन और वारंट शैल बी इश्यूड अंटिल ए लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड। अरे तो वो आप टेकिंग कॉग्निजेंस लेते हो ना, उसके बाद बोलो कि कितने कितने विटनेस हैं आपके पास, कौन कौन, उसका नाम दीजिए, या कॉग्निजेंस लेने से पहले भी नाम ले लीजिए, उसके बाद ही समन इशू वारंट इशू होता है। विटनेस ही नहीं है तो अक्यूज आके क्या करेगा, अक्यूज आके क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन किसका, आपके पास कोई विटनेस ही नहीं है यार, तो विटनेस का एक लिस्ट आपको देना ही देना है ना। और उसके बाद कम से कम अक्यूज तो होगा है ना, उसका करेगा, उसका कोई मटेरियल एविडेंस उसको दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको दीजिए। इन ए प्रोसीडिंग, नेक्स्ट कहता है इन ए प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट मेड इन राइटिंग, every summon or warrant issue shall be accompanied by a copy of complaint। ठीक है, सब कुछ में यार एवरी समन और वारंट रहता है ना, तो कंप्लेंट है तो कंप्लेंट के जाएगा, एफआईआर तो दूसरे साथ एफआईआर जाएगा, है ना। उसके विटनेस को जाएगा ना, विटनेस का पता उसको आना है, आप उसको किसी को विटनेस को बुलाना चाह रहे हो तो उसके साथ एफआईआर की कॉपी जाएगा। समन है तो अच्छी सॉरी कंप्लेंट कैसे, तो कंप्लेंट जाएगा, ये जाता ही है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है व्हेन एनी बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फी और अदर फी आर पेएबल, नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंटिल द फी आर पेड। तो कोई भी प्रोसेस इशू नहीं होगा जब तक कि फी पेड नहीं हो गया। ठीक है, फी पे हो गया है तब भी कोई भी प्रोसेस इशू होना मतलब सम्मन वारंट इशू होगा। तो फी कितना रहता है, जो भी कोर्ट फी है उसको बताएगा, जो भी कोर्ट फी है आप पे करो भाई, उसके बाद ही इशू ऑफ प्रोसेस होगा। तो व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फी और अदर फी आर पेएबल, है ना, नो प्रोसेस शैल बी इशूड। प्रोसेस मतलब सम्मन इशू होना, वारंट इशू होना नहीं इशू होगा अंटिल द फी आर पेड एंड इफ सच फी आर नॉट पेड विद इन ए रीजनेबल टाइम द मजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। ठीक है ना, जो फी है वो फी पहले दे दीजिए, है ना, फी दे दीजिएगा तो बोले कि फी दे दिया है हुजूर। और सबसे पहले क्या होता है, एडमिशन होता है, एडमिशन कहते हैं यहाँ लिखा ही नहीं, तो एडमिशन होता है, फिर ऐसे होता है, फिर इंक्वायरी होता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर टेकिंग कॉग्निजेंस होता है, अब फिर शुरू में ही होता है, फी के यहाँ लास्ट में दे दिया है। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि बीच में कभी कभी समय मिले तो कोर्ट में जाया करो, और कोर्ट में जाओगे तो इससे पता चलेगा कि क्या उल्टा सीधा यहाँ दे के रखा है। अब फी अभी ले रहा है, फी अभी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फी शुरू में ही ले लेता है एडमिशन के समय ही। और नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87। सेक्शन 87 को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप बोलो कि सेक्शन 87 को अफेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन सेक्शन 87 में कहता क्या है, क्या बात कहता है भाई सेक्शन 87 में? तो सेक्शन 87 में कहता है
कि इशू ऑफ वारंट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू समन, ठीक है, वो इशू होगा। उसके बाद आगे चलिए, इशू वारंट इन लीव ऑफ या इन एडिशन टू समन क्या होता है? अरे ऐसा लग रहा है कि यार अपराधी भागे जा रहा है, विदेश भाग जाएगा, ये जगह वो जगह, पैसा वाला है, ऐसे वैसे है, तो उसको सम्मन कैसे, तब भी खाली वारंट इशू कर दो, या सम्मन के साथ साथ वारंट भी इशू कर दो। उसके बाद 205 मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज, कहता है मजिस्ट्रेट में, है ना, डिस्पेंस विथ, मतलब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिस्पेंस विथ कर देगा, मतलब छूट दे देगा पर्सनल अटेंडेंस ऑफ। कोई वीआईपी है, रो रहा है, गा रहा है, डेफिनेटर है, क्या अरविंद केजरीवाल है, तो कहते हैं अरे अरविंद केजरीवाल जी ठीक है आप पर्सनल अटेंडेंस ना हो, लेकिन प्रत्येक बार आपके वकील कम से कम आना चाहिए, और जब आपका ये हो सजा सुनाने की बारी आए, मतलब एक्विटल या रिहाई का, तो उस दिन आपको आना है, आपके सामने ही सजा सुनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक्विटल हो गया तो आप बेइज्जत बरी हो जाओगे, और यदि कन्विक्शन हो गया तो आपको जेल में होगा, तो आपको तो रहना जरूरी है, इसलिए उस समय आना से बोला ठीक है। तो कहता है वेन एवर, ठीक है, ए मजिस्ट्रेट इशू ए समन्स ही में इफ ही सी रीजन टू डू सो, तो क्या कर सकता है, ही में लीव द पर्सनल अटेंडेंस, ही में लीव द पर्सनल अटेंडेंस माने एग्जाम्प द पर्सनल अटेंडेंस एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज प्लीडर, डिस्पेंस विथ मतलब एग्जाम्प्ट, पर्सनल अटेंडेंस तो मत दो अरविंद केजरीवाल जी, और appear him to him, permit him to appear by his personal attendance, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करता है द मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू ट्राई द केस इन हिज डिस्क्रिप्शन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, है ना, द मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू ट्राई द केस, है ना, में इन हिज डिस्क्रिप्शन एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग direct the personal attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in manner herein before provided। अब वहाँ तुम्हें छोड़ दो, वहाँ छोटे साल की तरह तुम फिर होशियार हो, फिर अपराध करो, फिर लोगों को परेशान करो, तो बोले कोर्ट में आओ, छोड़ पर्सनल अटेंडेंस जो दिया ना एग्जेप्शन, तो वापस ले लिया, तो कोर्ट में आओ, तू बदमाश है, ठीक है। उसके बाद कहता है देखिए क्रिमिनल केस में ही पर्सनल अटेंडेंस होता है, बाकी में अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं, वकील से थ्रू सारा काम उसका होगा। उसके बाद चलिए 206 में कहता है पर्सनल स्पेशल सम्मन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेज, है ना, स्पेशल सम्मन होगा इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेज, पेटी ऑफेंसेज में छोटे छोटे ऑफेंसेज में क्या होगा, स्पेशल सम्मन होगा। और 395 क्या कहता है जी आईपीसी, कहता है छोटे छोटे अपराध में, छोटे छोटे सजा में, पेटी ऑफेंस में केस नहीं होता है, कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, कंप्लेंट नहीं किया जाता है। अब चलते चलते एक दूसरे से टकरा गए, मुंबई जैसे बीजी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से निकलते समय, थे क्या उसका केस चलाओगे? केस चलेगा नहीं। छोटे छोटे अपराध में जिसको पेटी ऑफेंस बोलते हैं उसमें केस ही नहीं चलता है ना। फिर भी वो लोग कोई आ गया है तो क्या करना, तो कहता है इफ इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ पेटी केस पेटी केस का तो कॉग्निजेंस होगा नहीं, और सजा भी नहीं होगा यार, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट करके देख लो, प्रोबेशन पे छोड़ देगा। द केस में भी समरी डिफोर्ड तो वो समरी ट्रायल कर देगा, एक ही बार आओ, तू भी सवा क्या बोलो, हाँ हाँ बस ठीक है भाई, इज्जत बरी हो गया एक ही दिन में। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्पोज ऑफ समरीली, मतलब समरी ट्रायल कर देगा। सब आओ, दोनों बचाओ, दोनों जो जो बोलना बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, दोनों बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, सुन लिया ठीक है भाई, तब भाई इज्जत बरी, काम खत्म। इसको बोलते हैं समरी ट्रायल। The magistrate shall exempt where for reason to be recorded in writing a contrary opinion, issue summons to the accused, requiring him either to appear in person or by the pleader before magistrate on a specified date. If he desired to plead guilty
to the charge without appearing before the magistrate, है ना, to transmit before the specified date or by post, by messenger to the magistrate, the said plea in writing, the amount of fine specified in the summons he desires to appear by pleader. ठीक है ना, तो to है ना, और to plead to the charge through such pleader, है ना, और प्लीड गिल्टी, और जो चार्ज उस पर उसका गिल्टी बोल दिया, चार्ज में क्या रहेगा, पेटी ऑफेंस तो 100 रुपया का फाइन बोला कि हाँ सर, अरे 100 रुपया किस पे फाइन है जी, हाँ आपने ये किया है, कबूल करते हो तो सिर्फ हाथ उठाना है, काम करता हूँ तो ऑथराइज राइटिंग प्लीडर को ही ऑथराइज कर देगा, प्लीड गिल्टी टू द चार्ज ऑन बिहाफ ऑफ एंड पे द फाइन थ्रू द सच प्लीडर। लो फाइन ही खाली है तो प्लीडर के थ्रू भी हो रहा है यार, या बाय पोस्ट भी हो रहा है। इफ ही डिजायर टू प्लीड गिल्टी टू चार्ज विदाउट अपेयरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, ट्रांसमिट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, बाय पोस्ट भेज देगा, हाँ बाय मैसेंजर के थ्रू भेज देगा टू मजिस्ट्रेट, एंड सेड दैट इन राइटिंग, में बोलेगा कि अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड इन द समन दैट ही डिजायर्स टू अपियर थ्रू प्लीडर, लिख के देगा, एंड टू प्लीड गिल्टी करता है टू द चार्जेस थ्रू एडवोकेट, एंड ऑथराइज इन राइटिंग टू द एडवोकेट टू प्लीड गिल्टी इन एक्सेप्ट गिल्टी टू द चार्जेस ऑन हिज बिहाफ एंड पे द फाइन थ्रू सच प्लीडर। काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। लेकिन यदि जेल वाला सजा हो, चाहे एक दिन का ही क्यों न हो, तो थ्रू प्लीडर नहीं होगा। बोलो क्यों? मान लो कि जेल का एक ही दिन का सजा होती है, एक दिन का आपके बदले में वो एडवोकेट जेल जाएगा, पूछ लो उससे। बोला ना मैं नहीं जाता, एडवोकेट में हूँ, मैं तो डेली फिर जेल जाते ही रहूँगा, कितना भी पैसा दो तो वो नहीं जाएगा जेल। तो प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। कहता है प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन समन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। 1000 से अधिक नहीं है, यदि है तो बोला कि आजा फिर पर्सनल अटेंडेंस चाहिए, एडवोकेट के थ्रू अटेंडेंस नहीं चाहिए। 1000 से अधिक हो गया, एडवोकेट के थ्रू अटेंडेंस नहीं चलेगा, एडवोकेट प्लीड गिल्टी नहीं चलेगा, और एक दिन का भी जेल का सजा हो, भले ही फाइन 1 रुपया हो, तब भी पर्सनल अटेंडेंस चाहिए। 1001 रुपया हो तब भी पर्सनल अटेंडेंस चाहिए। 1000 तक सिर्फ फाइन हो तो पर्सनल अटेंडेंस न भी रहेगा, एडवोकेट के थ्रू चार्ज भी एक्सेप्ट करके चलेगा। उसके बाद कहता है फॉर पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पेटी ऑफेंस मीन्स क्या भाई बोलो, मीन्स एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन। अच्छा, पेटी ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपया, और उसमें भी वाला परसेंटेज फॉर नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज बोल रहा है कि उसमें भी 1000 से ज़्यादा का फाइन नहीं, बोलता है नॉट exceeding 1000 rupees but does not include an offence so punishable under motor vehicle act। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में यदि है ना कुछ भी फाइन है ना, तो भाई पर्सनल अटेंडेंस चाहिए। आप किसी को धक्का मार दिए हो, हो सकता है जान के दुश्मनी निकालने के लिए मार दिए हो, वो मर गया, तो आप खाली फाइन है तब भी पर्सनल अटेंडेंस चाहिए। Under any law for which provides convicting the accused in his absence on a plea of guilty, है ना, कि उसके ऑप्शंस में है प्ली ऑफ गिल्टी, तो उसको भी पेटी ऑफेंस बोलेंगे, है। तो उसको क्या है, सॉरी पेटी ऑफेंस नहीं मिलेगा। फॉर द पर्पज ऑफ पेटी ऑफेंस द ओनली फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज बट डज नॉट, मोटर व्हीकल एक्ट का कितना 1 रुपया फाइन हो, पेटी ऑफेंस नहीं है। और एनी लाइक कन्विक्शन ऑफ एक्यूज हो इन हिज एब्सेंस प्ली ऑफ गिल्टी है, तब भी वो पेटी ऑफेंस नहीं है, बोल रहा है। ठीक है,
उसके आगे कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेशली empowered any magistrate to exercise power confined under section 1 to relation to any offence which is compoundable under section 320 offence punishable with imprisonment for a term not exceeding 3 months, not exceeding 3 months होना चाहिए, तो है ना। with fine with both the magistrate in opinion having regard to the fact and sometimes imposition of fine only would meet the end of justice. And to especially empower any magistrate exercise the power of conferred under section 1 320 में, ठीक है। मतलब ये एम्पावर कर सकता है कॉग्निजेंस लेने के लिए। जेएमएफसी जरूरी नहीं, जेएमएफसी को भी कॉग्निजेंस के लिए ये और कंप्लेंट लेने के लिए एम्पावर, कंप्लेंट लेने की ही यहाँ तक बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकता है। उसके बाद चलो भाई 207 कहता है कि सप्लाई टू द एक्यूज्ड ए कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर से हुआ तो और अदर डॉक्यूमेंट। तो भाई एफआईआर तो क्या देना, एफआईआर देना है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देना है, केस डायरी नहीं देना है। केस डायरी सिर्फ दिया जाता है किसको, केस डायरी सिर्फ दिया जाता है कंप्लेनेंट को मिल सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो मिल सकता है, लेकिन एक्यूट को दिखाया नहीं जा सकता, वो मांग नहीं सकता है। केस डायरी सीक्रेट है, केस डायरी सिर्फ बेल रिजेक्ट करने के लिए होता है, बोलते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों करने के लिए होता है, लेकिन आप बोलिए रिजेक्ट करने के लिए होता है, तो रिजेक्ट करने के लिए होता है तो कंप्लेनेंट को क्यों दिखाया जाएगा। In any case where the proceeding has been instituted on a police report, and in any case किसी भी केस में where the proceeding has been instituted on a police report, the magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost a copy of each of the following. कहता है in any case where the proceeding has been instituted on a police report, FIR हुआ है, the magistrate shall without delay furnish the accused free of cost में क्या क्या मिलेगा FIR केस में, तो पुलिस रिपोर्ट मिलेगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 मिलेगा, एफआईआर की कॉपी भी मिलेगा। ये कौन देगा, मजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द एक्यूज्ड। उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 161 है ना, 161 का स्टेटमेंट मिलेगा। ऑल पर्सन हुम प्रोसिक्यूशन purposes to examine its witnesses excluding them from any part in regard to which a request of such exclusion has been made by the police officer। तो उसको 173 का तो मिलेगा, ठीक है। 173 में क्या है, पुलिस रिपोर्ट। 173 में क्या है, पुलिस रिपोर्ट, क्या है तो पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट है 173 में, पुलिस रिपोर्ट है। 172 में क्या है, केस डायरी। केस डायरी सेक्रेट है, पुलिस रिपोर्ट सेक्रेट नहीं। पुलिस रिपोर्ट तो देने बोल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, किसको, एक्यूज को। एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट और ये सब देने बोल रहा है। द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर 164, 164 वाला भी देने बोल रहा है ना। कन्फेशन है या स्टेटमेंट है, उसको भी देने बोल रहा है। एनी अदर स्टेटमेंट और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट विद द पुलिस रिपोर्ट। 173 में कुछ भी दिया गया तो उसको देने बोल रहा है। द स्टेटमेंट आफ्टर प्रोसीडिंग एनी सच पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज। अब जान लीजिए दोस्तों, 207 में पिटीशन डालना, 207 सीआरपीसी का, और डॉक्यूमेंट सब पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर और 173 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सब मांगना है, और 164 भी मांगना है, ठीक है, ये जान लीजिए। प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट में after proceeding any such part of statement as is referred to in clause and considering the reason given by the police officer for the request,
direct that a copy of that part of a statement of such opinion thereof as the magistrate think proper shall be furnished to the accused, है ना? Provided that magistrate may, after pursuing any part of a statement is referred to in clause 3 consider कोई भी डॉक्यूमेंट इसको दिया जाना चाहिए तो दे देगा. Provided further that if magistrate is satisfied that any document is voluminous, he shall institute to furnishing the accused with a copy thereof, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through advocate in the court. ठीक है. Supply of copies of a statement and document to accused in other case a trial by court of session. कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल में सप्लाई कौन का है तो सेशन जैसा आप करेंगे यार, कैफी कर दोगे. देखते हैं. Where a case is instituted rather than police report, ठीक है, वहाँ से कंप्लेंट वाला है. It appears to magistrate that is under section 204, है ना. The offence is triable exclusively by the court of session, ठीक है. तो magistrate shall without delay furnish the accused free of cost a copy of each of the following. तो magistrate shall कॉपी दे रहे हैं कि जाओ वहाँ खटाखट ट्रायल तुरंत शुरू हो जाएगा forthwith. The statement recorded under 200, है ना, ऐसे इंक्वायरी हुआ था. 202 विटनेस का हुआ था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ना. ऑल पर्सन्स एग्जामिन्ड बाय द मजिस्ट्रेट है, तो वो सब भी क्या होगा, मजिस्ट्रेट साहब ही दे देंगे यार. द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन है मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ, तो 161 वाला 161 में विटनेस का स्टेटमेंट, 164 में कन्फेशन स्टेटमेंट रहता है वो सब भी, और 164 में रेप विक्टिम का स्टेटमेंट रहता है. एक्सेप्शनल केस है उसमें भी. एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट वो सब भी दे देगा. अच्छा, दे ही देगा ये. अच्छा, ये हम समझे थे कि सेशन जज साहब देंगे, नहीं, पहले दे देगा. मतलब यहाँ सिर्फ ट्रायल के लिए भेजेगा, सब इंक्वायरी कर देगा, सब डॉक्यूमेंट देगा. मतलब ORP पे ला देगा पॉइंट पे, खाली टेकअप करना बाकी है फाइटर जेट को. पाकिस्तान में बमबारी बाकी है. Provided that if magistrate is satisfied that any document is voluminous, he shall, instead of furnishing accused a copy thereof, direct he will only be allowed to inspect the other personally or through pleader in court. ठीक है. अब बस 2 सेक्शन और है. 209 में क्या कहता है, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन. अरे कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल लायक है तो कमिट उसको बोलते हैं, और उसको सेशन के ट्रायल के लायक नहीं है और मतलब तो मजिस्ट्रेट को ही भेजना है तो ट्रांसफर मेक ओवर बोल दो, ट्रांसफर बोल दो, मेक ओवर बोल दो. मेक ओवर वर्ड प्रॉपर है. एंड व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव कोर्ट ऑफ सेशन, व्हेन a case is instituted on police report or complaint case, so the accused appear to be brought to magistrate and it appeared that the magistrate that offense ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट शैल कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ 207 208 सब डॉक्यूमेंट देने के बाद यार 208 में देख लिए ना. द केस में बी either case to the court of session, either case may be the case of transfer commit करेगा court of commit the case to the court of session and subject to provision of this code relating to bail, तो bail भी दे देगा, remand भी दे देगा, accused to custody until the commit has been made. bail भी दे देगा, bail दे करके बोलेगा कि वहाँ ट्रायल होगा सेशन कोर्ट के बाद, है ना. जैसे 949 लीजिए, 7 साल के जेल के साथ ट्रायल कौन होगा, मान लीजिए सेशन कोर्ट में ट्रायल है तो बेल तो वहाँ दे ही देगा, अवेलेबल है तो आपको यहाँ ट्रायल के लिए आएगा. नेक्स्ट चलो कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल डिमांड द एक्यूज टू कस्टडी ड्यूरिंग and until the conclusion of the trial. Subject to the provision of this code relating to bail, remand the accused to custody during until the conclusion of the trial. Conclusion of the trial. उसको अपना कस्टडी में भेज देगा. बेल का आएगा तो बेल दे देगा, नहीं तो भेज देगा.
उसके बाद सेंड टू द कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल इफ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस। तो अरे तो खाली कमिट करोगे तो क्या डॉक्यूमेंट भी भेज दो सब ना सेशन इसके बाद, तब ना सेशन जज साहब ट्रायल करेंगे। नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। और एक कॉपी पीपी साहब को भी दे दो भाई, जो सेशन जज के पीपी साहब हैं, सेशन कोर्ट के पीपी साहब हैं, तो उनको भी नोटिफाई कर दो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है 210। 210 में क्या कहता है? 210 में कुछ नहीं कहता है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज ए complaint case and police investigation in respect of the same offense। है ना, कहते हैं कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड, है ना, प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा व्हेन देयर इज ए कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस है तो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। तो प्रोसीजर क्या फॉलो है? अरे पहले ऐसे करो, इंक्वायरी करो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लो, कॉग्निजेंस लो, बेल है तो बेल दे दो, फिर सेशन जज के यहाँ कमिट कर दो। तो ये सब प्रोसीजर हुआ क्या? व्हेन ए केस इज इंस्टीट्यूटेड पुलिस रिपोर्ट कहता है, तो पुलिस रिपोर्ट के अलावा है तो क्या है? कंप्लेंट केस है। It is made appear to the magistrate during the course of inquiry trial held by him that investigation of police report is in progress is the offence when he is subject matter of inquiry or trial held by him. The magistrate shall stay the proceeding of such inquiry trial, call upon a report on the matter from the police officer conducting the investigation। डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर से ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ले करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है, इंक्वायरी ट्रायल के बिना भी। ठीक है। नॉर्मली इंक्वायरी करता है, ट्रायल करता है, पुलिस रिपोर्ट मांगता है, और पुलिस रिपोर्ट भी मांग लेगा अकेले तो चलेगा, क्योंकि भाई एफआईआर केस में भी क्या होता है? खाली पुलिस रिपोर्ट होता है, तो क्या इंक्वायरी ट्रायल होता है? फिर नहीं होता है, सीधा ट्रायल होता है। सॉरी, इंक्वायरी नहीं होता है, ट्रायल सीधा होता है। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि या तो इंक्वायरी ट्रायल कर ले या तो पुलिस रिपोर्ट ले ले, है ना। द मजिस्ट्रेट शैल स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ सच इंक्वायरी एंड ट्रायल एंड कॉल फॉर ए पुलिस रिपोर्ट इफ ए रिपोर्ट इज मेड बाय द आईयू के द्वारा हो गया अंडर सेक्शन 173। क्या करता है वो? पुलिस रिपोर्ट देता है। ऑन सच रिपोर्ट cognizance of any offence is taken by magistrate against any person who is an accused in the complaint case, है ना। On such report cognizance of offence is taken by magistrate against any person who is accused in the complaint case। मतलब पुलिस रिपोर्ट आया, उस पर अपना cognizance ले लिया, तो magistrate shall inquire into a tie together the complaint case and case arising out of police report if both cases were instituted on a police report। ठीक है। तो कहता है the magistrate shall inquire into and tie together the complainant and the case arising out of the police report if both cases were instituted on police report। तो इंक्वायरी ट्रायल भी कर सकता है पुलिस रिपोर्ट के बाद भी, नहीं कह रहा है। इफ police report does not relate to any accused in the complaint case, if magistrate does not take cognizance of any offence on police report, he shall proceed the inquiry or trial and which was stayed by him in accordance with the provision of the court। ये कहता है if police report does not relate to any accused in the complaint case, है ना, मतलब पुलिस थाना के क्षेत्र में ऐसा हुआ नहीं, है ना, तो क्या करेगा वो? इंक्वायरी और ट्रायल के आधार पर या तो कॉग्निजेंस लेगा या डिसमिस कर देगा। कॉग्निजेंस लेगा तो फिर चार्ज करेगा, तो कंटेंट ऑफ चार्ज करेगा तो कटघरा पूछेगा तुमने अपराध मर्डर किया है जी, तो बोल दिया हाँ, तो कन्विक्शन विदाउट ट्रायल लो प्रसाद, काम खत्म, कहानी खत्म,
और झंझट खत्म, 20 साल केस नहीं चलेगा। और प्रसाद ले ग्रहण करो जाओ, मतलब जेल दे दो, फांसी दे दो, काम खत्म। अब बोलेगा कि नो हुजूर मैंने तो अपराध नहीं किया, तो मतलब ट्रायल के लिए आप बोल रहे हो कि ट्रायल हो तो केस को कंटेस्ट होगा, केस ट्रायल होगा। बस ये है चैप्टर 17 जो हम लोग कल पढ़ेंगे। चैप्टर 17 कल पढ़ेंगे, चैप्टर 17। ऐसे क्यों हो रहा है भाई? चल पढ़ेंगे चैप्टर 17 तो ऐसे हो रहा है। कल पढ़ेंगे चैप्टर 17 जो कि फॉर्म चार्ज है। चार्ज के बारे में कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, कितना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं, यदि शेयर नहीं कर सकते तो। थैंक यू दोस्तों, बाय।